नूडल्स सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? ऑफ कोर्स मैगी आता है। वैसे ही कोकोनट ऑयल सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले पैराशूट ही आता है। वैसे ही अगर बात नमक की हो रही हो तो टाटा शुद्ध नमक से और अच्छा नमक हो ही कौन सा सकता है। वैसे ही अगर हम एडहेसिव या फिर ग्लू मार्केट की बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आता है फेविकॉल। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सारे ही कमोडिटीज में सबसे कॉमन चीज क्या है? सबसे कॉमन चीज ये है कि ये सारे ही कमोडिटीज किसी ना किसी ब्रांड के नाम से फेमस है, और वो इतने ज़्यादा फेमस है कि मुंह से कभी नूडल्स निकलता ही नहीं है। हमेशा यही निकलता है कि भैया एक मैगी देना। वैसे ही अगर हम फोटोकॉपी कराने भी जाते हैं तो कई लोग फोटोकॉपी की जगह जेरोक्स वर्ड को भी यूज़ करते हैं, जबकि जेरोक्स एक ब्रांड का नाम है। तो ये सारे ही ब्रांड्स ने अपनी मार्केटिंग और अपनी ब्रांडिंग को कुछ इस तरह किया है कि मुंह से कभी कमोडिटी का नाम निकलता ही नहीं है, सिर्फ ब्रांड का ही नाम निकलता है। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे ही एक ब्रांड की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टिकर। मैं हूं कीर्ति और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे ब्रांड के बारे में जिसका जोड़ टूटने से भी नहीं टूटता है। यस, यू गेस्ड इट राइट। हम आज फेविकॉल और पिडिलाइट की सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देर किस बात का कर रहे हो? जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को हिट करो ताकि हमारी सारी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक एकदम तुरंत पहुंच जाए। वॉरेन बफे की एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है जो है बाय कमोडिटीज सेल ब्रांड्स। इस स्ट्रैटेजी के थ्रू उन्होंने कई सारे मल्टी बैगर स्टॉक्स को स्क्रीन किया है और उसमें से एक था कोको कोला। तो इस स्ट्रैटेजी में वॉरेन बफे ये कहते हैं कि हमें ऐसी कंपनीज को स्क्रीन करना चाहिए जो बहुत चीप हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो और एक बहुत बड़ा ब्रांड हो। तो आज इस वीडियो में हम पिडिलाइट इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कैसे बलवंत पारेख जी ने इस नीश सेगमेंट को टारगेट किया, कैसे फेविकॉल इंडिया का इतना बड़ा ब्रांड बना और उससे पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की कंपनी फाइनेंशियल स्पेस का क्या असर पड़ा। तो फेविकॉल की सक्सेस का पूरा क्रेडिट उनके फाउंडर बलवंत पारेख जी के ऊपर जाता है। बलवंत पारेख जी गुजरात के एक बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते थे और क्योंकि उनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड लॉ और एडवोकेट से भरा हुआ था तो ये बहुत ही जायज़ सी बात है कि उन्होंने भी अपना ग्रेजुएशन लॉ में ही किया। लेकिन क्योंकि उन्हें लॉ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था तो इसमें उन्होंने अपना करियर परस्यू नहीं किया। जबकि उस टाइम पे महात्मा गांधी ने जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, पारेख जी ने उससे ज्वाइन कर लिया था। बट धीरे धीरे जब वो गुजरात से मुंबई शिफ्ट हुए तब उन्हें समझ में आया कि फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ जॉब तो करनी ही पड़ेगी। तो तब उन्हें वुड ट्रेड नाम की एक कंपनी में एज अ पियून जॉब करना स्टार्ट किया और क्योंकि उनकी बिजनेस स्किल्स इतनी ज़्यादा अच्छी थी तो वुड ट्रेडर्स के मालिक ने उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो कुछ अपना एस्टैब्लिश कर सके। तो इसके बाद पारेख जी ने कई सारे बिजनेसेस ट्राई किए, जैसे कि डाइंग बिजनेस, पेपर डाइंग बिजनेस, अरेका नट्स, प्रिंटिंग प्रेस और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी ही चीज़ें उन्होंने बहुत जल्दी ख़त्म भी कर दी क्योंकि उन्हें कुछ बहुत बड़ा करना था। तो इतने से प्रॉफिट से तो वो संतुष्ट होने वाले नहीं थे। तो तब उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक कंपनी चालू की जिसका नाम उन्होंने रखा पारेख डाइकेम इंडस्ट्रीज और बाद में इस नाम को उन्होंने चेंज भी किया और रखा पारेख डाइकेम लाइट इंडस्ट्रीज और उसके बाद फिर से उन्होंने इस नाम को चेंज किया और रखा पीडी लाइट इंडस्ट्रीज और ऐसे ही इस कंपनी का नाम पड़ा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। तो क्या आप इस चीज को जानते थे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अब बात करते हैं कि ये कंपनी मेनली करती क्या थी। तो कंपनी मेनली एडिसिव्स मार्केट में इन्वॉल्व थी। अब सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि आखिर ये एडिसिव्स क्या होते हैं। तो एडिसिव्स बेसिकली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे चीज़ों को स्टिक किया जा सके, जैसे कि ग्लू। बट यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि बलवंत पारेख जी को एडिसिव मार्केट में ही क्यों एंटर करना था? इतने सारे बिजनेसेस को ट्राई कर लेने के बाद भी उनका इंटरेस्ट एडिसिव मार्केट में ही क्यों गया? तो इसके मेनली दो रीजंस है। तो इन दोनों ही रीजंस को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे मेन रीजन ये है कि उस टाइम पे कारपेंटर्स जो ग्लू यूज़ किया करते थे वो था एनिमल फैट ग्लू, जिसे यूज़ करने में कारपेंटर्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था क्योंकि उस ग्लू को पहले तो उन्हें पिघलाना पड़ता था और उसे लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ता था और इस प्रोसेस में उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा बुरी हुआ करती थी जिसकी वजह से कारपेंटर्स उसे यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील करते थे। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था कि इस सेगमेंट को किसी भी बड़े ब्रांड ने केटर ही नहीं किया था। सारे ही अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स इस सेगमेंट में मौजूद थे।
तो इस चीज़ में बलवंत पारेख जी ने अपॉर्चुनिटी देखी और बस फिर क्या था, उन्होंने एनिमल फैट ग्लू को हटा के सिंथेटिक रेजिन यूज़ करके फेविकॉल को एस्टैब्लिश किया। और उन्होंने ये देखा कि उनका ये फॉर्मूला वर्क भी कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग फेविकॉल को यूज़ भी करने लग गए थे। और ऐसा इसलिए भी हो रहा था क्योंकि देखा जाए तो इंडिया की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन उस टाइम पे वेजिटेरियन पॉपुलेशन थी। तो ऐसे में एनिमल फैट ग्लू जैसी चीज़ को यूज़ करना बहुत ही इनकन्वीनियंट साबित होता था। इवन ऐसे एनिमल फैट ग्लू बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक टिकते भी नहीं थे। चाहे कारपेंटर कितनी भी एफिशिएंसी से काम कर ले, वो जो भी प्रोडक्ट या फर्नीचर उस ग्लू से बनाते थे वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर पाते थे। तो बस इन सारी ही प्रॉब्लम का सल्यूशन बन के आया फेविकॉल। अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि बलवंत पारेख जी ने एडहेसिव मार्केट को ही क्यों टारगेट किया, कि उन्होंने फेविकॉल को इतना बड़ा ब्रांड कैसे बनाया, कैसे फेविकॉल ने इतना बड़ा मार्केट कैप्चर किया। तो फेविकॉल को सक्सेसफुल बनाने के पीछे भी बलवंत पारेख जी ने एक बहुत ही अल्टीमेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंट्रोड्यूस की थी, जो थी डायरेक्ट मार्केटिंग की। रिटेल सेगमेंट को केटर करने के बजाय उन्होंने डायरेक्ट मार्केटिंग पे फोकस की और उन्होंने कारपेंटर्स को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना शुरू किया और उन्हें ये बताया कि फेविकॉल को यूज़ करने के क्या क्या बेनिफिट्स उन्हें मिल सकते हैं। तो दैट्स व्हेन फेविकॉल को कारपेंटर सबसे ज़्यादा यूज़ करने लगे। और जैसे ही उन्होंने देखा कि इंडिया में फेविकॉल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट रेंज को भी डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। और यहाँ भी पारेख जी ने एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी ये यूज़ की कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एडहेसिव मार्केट में वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाए, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो, डीलर के लिए हो या अल्टीमेट कस्टमर के लिए हो। इवन पिडिलाइट ने हर उस कंपनी को भी एक्वायर कर लिया था जो इस सेगमेंट में उनके साथ कॉम्पीट कर सकती थी। और ऐसा कर करके उन्होंने अपने ब्रांड पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा बना लिया, जिसमें एम-सील, स्टील ग्रिप, रॉफ, कोल स्टार जैसे और भी बहुत सारे ब्रांड शामिल हैं। तो इन सब चीज़ से हमें ये समझ में आता है कि मार्केट में हम कोई भी एडहेसिव जाके बाय करें, पैसे तो एक ही बैंक अकाउंट में जाने हैं। इसके अलावा इनकी सक्सेस का एक और सबसे बड़ा रीज़न है इनकी इंटेलिजेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स। लाइक फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ये सारे ही एड कैंपेन्स हमारे दिमाग में इतने अच्छे से बैठ गए हैं, हमें इतना एंगेजिंग लगता है इनका एडवर्टाइजिंग कैंपेन कि हम कभी भी मार्केट में जब ग्लू खरीदने जाते हैं तो हम कभी ग्लू नहीं बोलते, हम बोलते हैं फेविकॉल चाहिए। तो बेसिकली फेविकॉल ने इंडिया की नीड को समझा और उस नीड को फुलफिल भी किया। इवन फेविकॉल सिर्फ कारपेंटर्स के बीच में ही फेमस नहीं है, फेविकॉल बच्चों के बीच में भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बेसिकली स्टेशनरी मार्केट में फेविकॉल छा चुका है। तो चलिए अब इस कंपनी के हम फाइनेंशियल्स को देखते हैं। और फाइनेंशियल्स देखने हम कहाँ पे जाएंगे? एनुअल रिपोर्ट में। इतना टाइम किसके पास है? हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखने जाएंगे टिकर पे, जहां सारी ही लिस्टेड कंपनीज का डेटा बहुत इजीली हमें अवेलेबल होता है। अब अगर हम टिकर पे जाके पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को सर्च करें और उसके P&L स्टेटमेंट्स को चेक करें, तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि इनका नेट सेल्स यानी कि इनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है। अगर हम 2017 से 2021 तक देखें तो इनका नेट सेल्स इंक्रीज़ हुआ है। और रही बात कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की, तो वो भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से इनका EPS भी कंसिस्टेंटली ग्रोइंग ही है। अब क्योंकि इतने अच्छे ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट से इनकी रेवेन्यू ग्रोथ इतनी कंसिस्टेंट है, तो उसकी वजह से ही इनका कैश फ्लोज अगर हम जाके चेक करें तो कैश फ्लोज में भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हर साल इंक्रीजिंग और कंसिस्टेंट रहा है। तो इसकी वजह से इन्हें पैंडमिक जैसी चीज़ों से भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई इनका कैश फ्लोज 2020 एंड 21 में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। इवन इतने अच्छे कैश रिजर्व्स इन्हें हेल्प करते हैं कोई भी न्यू इनोवेशंस करने के लिए या फिर कोई एक्विजिशन करने के लिए। जैसे कि अगर हम टिकर पे एक न्यूज़ सेक्शन बना हुआ है कंपनीज से रिलेटेड, तो अगर हम वहाँ पे जाके चेक करें तो यहाँ पे थर्ड न्यूज़ आई है 24 नवंबर 2021 को कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज आर्म्स टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1.56 करोड़ इन कॉन्स्ट्रोबोट रोबोटिक्स। तो इतने अच्छे कैश रिजर्व्स इन्हें हेल्प करते हैं कहीं भी कोई भी एक्विजिशन करने में और कोई भी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में। और इन्हीं सारे फैक्टर्स की वजह से कंपनी के कुछ रेशियोज़ की अगर बात करें, जैसे कि अगर हम ROE एंड ROCE की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और इवन अगर हम बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो वो भी 0.04% है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। इसके अलावा इफ़ वी लुक एट प्रमोटर होल्डिंग, अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो उसमें भी प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जो है 69.99% एंड प्लेजिंग 0 है। तो ये एक ओवरव्यू था फाइनेंशियल्स का, जस्ट टू शो ऑल ऑफ यू कि इतने अच्छे ब्रांड वैल्यू के साथ कंपनी के फाइनेंशियल्स भी कैसे ड्राइव होते हैं।
बट अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बारे में और इन डेप्थ जानना है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही किसी भी कंपनी के एनालिसिस को आप बहुत इजीली एनालाइज कर पाए, तो एट क्वेस्ट हमारे पास मोस्ट लव्ड कोर्स है द अकेडमी ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आप quest.finology.in पे जाते हैं और रेस ट्रैक्स पे क्लिक करते हैं तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक रेस ट्रैक मिल जाता है, जिसमें 3 कोर्सेज हैं, द क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड एडवांस कॉन्सेप्ट रिलेटिंग टू स्टॉक मार्केट। ये तीनों ही कोर्सेज आपको फंडामेंटल एनालिसिस का एक इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अपार्ट फ्रॉम पिडिलाइट, इंडिया में ऐसी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने प्रोडक्ट को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश किया है। तो अगर आप ऐसे किसी ब्रांड के बारे में जानते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ भी करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ब्रांड स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो क्वेस्ट पे हमने 15 to 20 मिनट्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो कोर्स बनाया है, जिसमें हमने 2 इंटरेस्टिंग ब्रांड्स के बारे में कवर किया है। और इस कोर्स का नाम है व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन सिंपल कमोडिटी ब्रांड्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी ब्रांड्स की सक्सेस स्टोरीज और बिजनेस एनालिसिस पे वीडियो बनाती रहूं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नेक्स्ट कौन सा ब्रांड मुझे कवर करना चाहिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।